किसान भाइयों, जामुन के फल खाने के लिए और इसके बीज औषधीय बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जामुन से तैयार की गई दवाइयाँ डायबिटीज और बढ़ते खून के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। इस वजह से बाजार में इसके फलों का अच्छा भाव मिल जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप जामुन के नए बाग लगाने जा रहे हैं तो पौधरोपण के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी, जिला भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जायसवाल। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जामुन जो है ये इसको हम जो है ड्राई लैंड फ्रूट भी कहते हैं। और ड्राई लैंड फ्रूट का मतलब होता है सूखा वाले क्षेत्र में भी हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप मन में ठान रहे हैं कि कुछ न कुछ पौधा हम जामुन का ज़रूर लगाएं, तो ये समय बहुत उपयुक्त है, क्योंकि इस समय अब मानसून आ चुकी है। आने वाले समय में हमको समय मिलेगा तो हम जो है जामुन का पौधरोपण कर सकते हैं। रहा सवाल किस्में की, तो इसमें बहुत ज़्यादा देश में हमारे पास किस्में नहीं हैं। हम चयन के माध्यम से इन किस्मों को लेके आए हैं। किसान भाइयों, जामुन की किस्मों की बात करें तो इसकी प्रमुख किस्म राजा जामुन है, जिसके फलों का आकार बड़ा, आयताकार और रंग गहरा बैगनी होता है, जो स्वाद में मीठे और रसदार होते हैं। इसके फलों के अंदर छोटे आकार की गुठली पाई जाती है। इसके अलावा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा, लखनऊ से विकसित की गई नई किस्में CISHG 45 और CISHG 37 हैं। आप इनका भी चयन करके लगा सकते हैं। पौधों की प्राप्ति के लिए आप केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा, लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं जामुन के पौधरोपण तकनीक के बारे में। तो जामुन के लिए जो जलवायु है, सामान्यतः हम यह देखते हैं कि जामुन जो है वो लगभग सभी प्रकार के जलवायु और मिट्टी में हो जाता है। लेकिन अच्छी बढ़वार और अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि जो हमारी ज़मीन में कम से कम 1 मीटर गहराई होनी चाहिए। और दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छी है। भूमि का जल निकास भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ भूमि का pH मान जो है लगभग जो है 7 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। जमीन की या भूमि में जीवांश की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी जो भूमि है यह हमारे जामुन के बढ़वार के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हमको पौधरोपण करना है कि जो हमने गड्ढे गर्मी में तैयार कर लिए हैं या तैयार नहीं कर पाए हैं, दोनों परिस्थिति है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गड्ढे हैं उसको हम उचित दूरी पर लगा लें। आप सभी जानते हैं कि जामुन का पौधा जो है बड़ा जब होता है तो काफ़ी बड़ा विकराल रूप इसका होता है, पौधे काफ़ी बड़े होते हैं। तो कम से कम हम इसको 8 मीटर जो है कतार से कतार की दूरी और 8 मीटर पौध से पौध की दूरी हमको रखनी चाहिए। और जामुन के पौधे का रोपण करना है तो गड्ढा थोड़ा हमको बड़ा बनाना चाहिए। कम से कम 2 फीट लंबाई की, 2 फीट चौड़ाई की और 2 फीट गहराई की गड्ढे होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो पौधे की रोपाई के समय 10 से 15 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी को 1:3 के अनुपात में मिलाकर भरना चाहिए तथा रासायनिक उर्वरकों में 500 ग्राम नत्रजन, 600 ग्राम फास्फोरस, 300 ग्राम पोटाश प्रति पौधा देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ साथ कीट और रोग नियंत्रण के लिए कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफास 50 ग्राम तथा फफूंदनाशी दवा कार्बोडाजिम 50 ग्राम को गड्ढा भराई के समय गड्ढे में मिला देना चाहिए। जामुन के पौधे सामान्यतः अभी कलमी पौधे हमको नहीं प्राप्त हो रहे हैं उतना ज़्यादा, लेकिन जो है बीजू पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा हमको मिल जाते हैं। तो इस समय बहुत आवश्यक है कि हमको पौध का चयन जरूर कर लें। कई बार क्या होता है कि हम पौधे नर्सरी से लेके आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में कई बार पॉलीथीन जो है
खाली हो जाता है, पौधे अलग हो जाते हैं और हम जब घर में उतारते हैं तो पौधे सूखने लगते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो पौधे डैमेज हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं या टूट गए हैं या पीले पड़ रहे हैं तो ऐसे पौधे का रोपण आप ना करें, क्योंकि हम जब आगे इसको ऐसे पौधे का रोपण करेंगे तो वो जगह हमारी खाली रह जाएगी। तो पहले ध्यान ये रखना है। दूसरी बात ये है कि कम से कम हम नर्सरी से या कहीं से लेके आते हैं तो 1 हफ्ते तक हमको अपने घर में पौधों को रखना चाहिए, जिससे जहाँ से लेके आए हैं वहाँ का तापमान और वातावरण और हम जहाँ पर लगा रहे हैं वो तापमान और वातावरण में थोड़ा बहुत अंतर होता है। यदि हम 7 दिन तक उसको अपने पास में रख लेते हैं और इसके बाद जो पौधा हमारे स्वस्थ होते हैं उस पौधे को हम रोपण के लिए उपयोग करें। जब हम लगाने के लिए पौधा लेके आते हैं पीठ के पास या गड्ढे के पास में, तो जो पूर्व में जो गड्ढे आपने भर चुके हैं तो उस गड्ढे से उतना ही भाग मिट्टी हम निकालते हैं जितना अपना पॉलीथीन का होता है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि पॉलीथीन को जब हम फाड़ के निकालते हैं तो ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि इसमें जो पिंडा बना हुआ है वो पिंडा बिखरे ना। और कई बार ये होता है कि हम जब पौधरोपण करते हैं तो वो मिट्टी को फेंक देते हैं और नेक्ड मतलब जो है कि जड़ समेत उसको लगाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पॉलीथीन अलग कर लें और पूरे पौधे को जो है आप पिंडा समेत जितना आपने या जो गड्ढे से मिट्टी हटाए हैं उसमें हम बहुत प्रेम पूर्वक इसका पौधरोपण हमको करना चाहिए। और इसके बाद लगाने के बाद जो है पौधे को खड़ा रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बांस की डंडी लेकर या कोई अन्य आपको शाखा मिल जाता है डंडी के रूप में, और आजकल तो प्लास्टिक की भी डंडी आ गई है, तो आप किसी का भी प्रयोग करके जो है पौधे के पास उसको 6 इंच दूर गड़ाएं और उसको जो है सुतली के सहारे जो है या आपकी जो है कपड़े की धागे के सहारे जो है उसको अच्छे से बांध दें, हल्के बांधें, ज़्यादा कड़ा ना बांधें, ताकि जो है पौधा गिरे नहीं, ये ज़रूर ध्यान रखें और उसको एक सहारा मिल जाए। और यदि हमारा दिख रहा है मौसम धूप है, तेज़ है, तो प्रारंभिक अवस्था में एक बार हम जो है हजारा से उसमें पानी आवश्यक रूप से डाल दें। दूसरी बात ये है कि इस समय जो है वर्षा ऋतु का समय है तो जल निकास की व्यवस्था आप ज़रूर कर लें। जो हमारी जो उतार या चढ़ाव या आपकी स्लोप जो है उसके हिसाब से ही पौधरोपण करें। अगर इसके पौधे का आप रोपण कर देते हैं तो आने वाले समय के लिए एक अच्छा आपका आमदनी का स्रोत बन सकता है। धन्यवाद किसान भाइयों। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष, राज्य सरकार ने साय को किया कैबिनेट मंत्री का दर्जा, सीएम बघेल ने दी बधाई। नंद कुमार साय को राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष बनाने पर सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा साय को नए दायित्व मिलने पर शुभकामनाएं। नंद कुमार साय को औद्योगिक विकास निगम पर का ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। भारत में अंडे साल भर खाए जाते हैं, इस वजह से इनकी बाजार मांग अधिक होती है। इसलिए लेयर मुर्गी पालन काफी लाभकारी व्यवसाय साबित हो रहा है। अगर व्यवसाय को सही जानकारी और तकनीक से किया जाए तो इससे किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो आप लेयर मुर्गियों का पालन कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए आपकी मुलाकात कराते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर जगपाल से।
नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जो विषय पे बात करेंगे वो है लेयर फार्मिंग। लेयर फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो किसानों के लिए काफ़ी लाभ सिद्धकारी है। इसकी हम अगर बात करें कि लेयर फार्मिंग होता क्या है, तो लेयर फार्मिंग का अर्थ है कि व्यावसायिक तौर पे अंडे देने वाली मुर्गियों का पालन करना। आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियां ऐसी विशेष नस्ल हैं जिन्हें एक दिन की उम्र से पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियां 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं। अगर हम किसान भाई इसको व्यावसायिक तौर पे करना चाहेंगे तो हमें कुछ बातों को ध्यान देना होगा जो कि हमारे बिजनेस या हमारे व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेयर फार्मिंग में मुर्गियों की नस्लों का चुनाव, तो मुर्गियों की नस्लों का चुनाव की हम बात करें तो उसमें मुख्यतः 2 ग्रुपों में विभाजित किया गया है। पहला है वाइट लेइंग हैन और दूसरा है ब्राउन लेइंग हैन। जो वाइट लेइंग हैन है वो जो है क्या सामान्य मुर्गियों की तुलना में आकार में छोटी होती हैं तथा ये कम राशन खाती हैं और अन्य मुर्गियों की तुलना में इनमें जो अंडे देने की क्षमता अधिक होती है तथा ये मुर्गियां जो होती है सफ़ेद रंग का अंडा देती हैं। इनमें अगर हम नस्लों की बात करें तो इसमें मुख्य नस्लें हैं ईसा वाइट है, लेमैन वाइट है, निकचिक है एंड बॉबकॉक है। दूसरा ग्रुप की अगर हम बात करें ब्राउन लेइंग हैन, तो ब्राउन लेइंग हैन जो होती हैं इनके अंडों का आकार बड़ा होता है तथा अंडों का जो रंग होता है वो भूरे रंग का होता है। अंडे जो है ये अधिक मात्रा में देती हैं दूसरी मुर्गियों की तुलना। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इनमें जो मुख्य नस्लें हैं इसमें जो है ईसा ब्राउन है, लेमैन ब्राउन है और इसमें जो है इसके साथ साथ कुछ हम बैकयार्ड पोल्ट्री भी कर सकते हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री की नस्लें भी ले सकते हैं जो हमारी देसी ब्रीड है, जैसे कि बनराजा है या जो है श्रीनिधि है या जो है हम कड़कनाथ है या सोनाली, इन सबको भी हम बैकयार्ड पोल्ट्री के फार्म करते हैं। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा। आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा अंडा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजे बनवा सकते हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। चूजों की बात आती है, चूजों का चयन। तो चूजों की हम बात करें तो चूजों को देखरेख के लिए हम सबसे पहले जो चूजे हम लेकर आएंगे वो एक प्रमाणित सोर्स होना, प्रमाणित हैचरी सोर्स होना चाहिए या उस विश्वसनीय हैचरी की जगह से हमको चूजों का सिलेक्शन करना चाहिए। चूजा हम जब भी लें उसमें हमको ये देखना चाहिए कि चूजे स्वस्थ होना चाहिए और चूजों का जो वजन है वो 35 से 40 ग्राम से अधिक होना चाहिए। चूजे लाने के बाद हम उसको समय समय पर उन चूजों में टीकाकरण करना चाहिए जिससे कि उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बनी रहे और आने वाले दिनों में कोई रोग बीमारी ना हो। जो लेयर फार्मिंग इसमें मुख्यतः 3 स्टेज होती हैं। एक जो होती है वो ब्रूडिंग स्टेज, दूसरी होती है जो है वो ग्रोइंग स्टेज और जो होती है वो फिर लेइंग स्टेज। जो ग्रोइंग स्टेज होती है वो चूजों को लाने के जो ब्रूडिंग स्टेज होती है वो चूजे को लाने के बाद स्टार्ट होती है। तो ये लगभग जो है 4 सप्ताह तक जो है चूजे की जो ग्रोइंग स्टेज रहती है। इसमें हम जो है स्टार्टर फीड देते हैं और इसको हम 4 सप्ताह तक जो है तापमान मेंटेन करके रहते हैं क्योंकि इस अवस्था में जो चूजे होते हैं वो अपनी
तो शरीर का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। 4 सप्ताह के बाद इसमें जो है नियंत्रण, जो शरीर का तापमान है उसका जो है नियंत्रण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। और इस समय जो हम फीड देते हैं वो जो है स्टार्टर फीड देते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। languages 20 पर बोले रमन सिंह, कहा उनको निगम मंडल के अध्यक्ष बना देने से संतुष्टि हो रही है तो बधाई हो। बिलासपुर में अवैध खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, रेत से भरी कई गाड़ियां जब्त। अमलडीहा, घुटकू, लारीपारा में खनिज विभाग की कार्रवाई से हड़कंप। कल बिलासपुर में हुंकार भरेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भोपाल और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला टीकमगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में गरज चमक के साथ मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा रात का न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की गति मध्यम से तीव्र 14 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की उन्नत तथा शीघ्र पकने वाली प्रजातियों जैसे JR 81, JR 206, MTU 1010, पूर्णिमा, JRH 5, JRH 8, JRH 19, पूसा बासमती का चयन करें और मध्यम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों में पूसा बासमती 1, IR 64, IR 35, पूसा सुगंधा आदि के बीज की जितने एरिया में धान का रोपण करना हो उसके 20वां भाग पर नर्सरी लगाएं। अरहर की अधिक पैदावार देने वाली किस्में जैसे राजीव, लोचन, ICPH 87, आशा, TJT 501, राजेश्वरी आदि किस्मों की बुआई करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव के लिए किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। वह कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा करके जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 से 3 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग आने की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना भेदक व फल वेदक मक्खी से बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबाकर नष्ट कर दें व अधिक मात्रा में इन कीटों का प्रकोप हो तो स्पाइनोसेट दवा 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। लौकी, तोरई, कद्दू, ककड़ी में लाल कीड़ा यानी रेड पंपकिन बीटल दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2% धूल का भुरकाव करें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटैक्स का उपयोग करें। पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने मवेशियों को गला घोंटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। पेट में कीड़े होने और
बाहरी परजीवियों का प्रकोप होने पर पशु चिकित्सक से परामर्श कर बकरियों को दवा पिलाएं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली बकरियों को 300 से 400 ग्राम संतुलित राशन दें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव देविया, जिला दुर्ग के सुखराम पटेल ने आपने नीलहरित शैवाल बनाने की विधि और उपयोग करने पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम नीलहरित शैवाल और ऐसे भाषा में काई जिसको कहते हैं, यह एक तरह से वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वो भूमि को प्रदान करता है, और ये भूमि में जब मट्टी में जब प्रदान होता है तो वो पौधों को नाइट्रोजन देता है। इसको हम उपयोग करने से, नीलहरित शैवाल को उपयोग करने से यह पाया जाता है कि 25 से 30 किलो यूरिया हमें बचत होता है, जो 45 से 60 किलोग्राम यूरिया को हम बचत करते हैं। अब है इसे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कि नीलहरित शैवाल एक छोटे सीमांत किसान अपने यहाँ भी बना करके और इससे से अधिक अपने खेत में उपयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बीजीए बनाने की विधि के बारे में। नीलहरित शैवाल खाद को किसान भाई कम खर्च में अपने घरों के आसपास बेकार पड़े भूमि में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश और शुद्ध हवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसे बनाने के लिए गैल्वानाइज्ड यानी जंग रोधी लोहे की चादर से 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा एक ट्रे बना लेते हैं। इस प्रकार का ट्रे ईंट और सीमेंट के द्वारा भी बना सकते हैं, या फिर इसी साइज का गड्ढा खोदकर उसमें नीचे पॉलिथीन शीट बिछाकर पानी डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम ग्लेवनाइट शीट को अगर नहीं करते तो इसे हम सीमेंट का भी हम बना सकते हैं, सीमेंटेड का भी बना सकते हैं। ग्लेवनाइट शीट में फिर 10 केजी हम दोमट मट्टी, उपजाऊ मट्टी को डालते हैं। उसमें 100 से 200 ग्राम रॉक्स फॉस्फेट डालते हैं और 10 ग्राम सोडियम मोलिब्डेट नामक रासायनिक है, उसको डाल करके अच्छी तरह हम ट्रे में मिला देते हैं, और ट्रे में हम 4 से 5 इंच पानी भर देते हैं ताकि वो मट्टी नीचे की ओर बैठ जाए। इसके बैठने के उपरांत हम फिर इसमें 200 से 250 ग्राम नीलहरित शैवाल की बीज को छिड़काव करते हैं, और यह एक माने धूप प्रकाश संश्लेषी माने धूप में पूरी तरह धूप में होना चाहिए, ठंडी अवस्था में नहीं। जो धूप में होने से इसकी पैदावार बहुत जल्दी से होता है, 15 से 20 दिनों में इसकी पैदावार होती है। लगभग 7 से 8 दिनों के बाद पानी में गहरे हरे रंग की काई की परत दिखाई पड़ने लगती है। जब ऐसा होने लगे तब पानी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और पानी सूख जाए तो काई या शैवाल को आधा सेंटीमीटर की गहराई तक खुरचकर थैली में भर लें। फिर ट्रे में पानी डालकर इस क्रिया को 2-3 बार दोहराएं। एक बार भरे ट्रे से लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम शैवाल खाद की प्राप्ति होगी। यह कार्यक्रम सालों भर चलाकर शैवाल खाद बनाया जा सकता है। एक ट्रे से 2 से 3 बार हम शैवाल का कलेक्शन कर सकते हैं, जो 4 से 5 केजी शैवाल के बराबर होता है, और इसको अच्छी तरह से हम धूप में सुखा करके 2 साल तक कम से कम हम अपने पास रखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बनाने की विधि कि हम इस तरह बनाते हैं। अब इसे हम
कहाँ यूज करते हैं, इसके उपयोग करने से क्या फायदा होती है, या शैवाल धान के खेत में हम उपयोग करते हैं। अगर एक ही खेत में बार बार अगर हम शैवाल का यूज कर रहे हैं धान के खेत में, तो बाद में फिर हम शैवाल का उपयोग नहीं भी करने से शैवाल उसमें पाया जाता है और हम इस तरह 20 से 25 केजी नाइट्रोजन मिलता है इसके अति देने से। शैवाल को उपयोग करने से एक तो मट्टी की जो उर्वरकता शक्ति है वो बरकरार रहती है, सबसे पहला भूमि में उर्वरकता शक्ति बरकरार रहता है, और इसे खेत में उपयोग करने से, धान के खेत में उपयोग करने से 15 से 20% उपज में वृद्धि होती है। यह हम लोगों का कृषि महाविद्यालय में देखा गया है कि 15 से 20% आपका उपज में वृद्धि होगी, और जो भी पौधे में जो कीटनाशक जो लगते हैं वो उसमें सुधार होती है, उसको देखने में सुधार होती है कि इस एकदम एक तरह से ये जैविक खाद है, और जैविक खाद के उपयोग करने से पौधा हष्ट पुष्ट पाया जाता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।